बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब में गैर कानूनी कब्जों, बैरून मुल्क पाकिस्तानी चेयर्स की सूरत हाल और शहरियों के लिए ज़मीन और प्रॉपर्टी की जदीद सहूलियात के बारे में। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी चेयर्स की सूरत पर। बैरून मुल्क पाकिस्तानी चेयर्स बरसों से खाली पड़ी हैं, जिससे तालीमी सिफारतकारी भी मुतासिर हो रही है। चीन, मिस्र, जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की और हांगकांग में कई चेयर्स आज भी खाली हैं और सीरत चेयर्स के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल सके हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फैसलाबाद के तालीमी स्कैंडल पर। फैसलाबाद में कन्वेंस अलाउंस और सोशल सिक्योरिटी मराहत में अरबों रुपए के जायद अखराजात का इंकशाफ हुआ है। छुट्टियों के बावजूद असातिज़ा के अलाउंस में कटौती नहीं हुई है और इजाफी मराहत दी जा रही हैं। मजीद इस पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी शाइस्ता शेख। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब की, जहां गैर कानूनी कब्जे एक अहम मसला है और जमीन की वापसी और शहरी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ पर काम जारी है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने रजिस्टर्ड सिम के बगैर स्टैम्प पेपर पर पाबंदी आयद कर दी है। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नवाज संगरा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। अब हम एक निहायत अहम और तशवीशनाक मसले पर बात करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी एकेडमिक चेयर्स बरसों से खाली पड़ी हैं, जिसके नतीजे में हमारी एजुकेशनल डिप्लोमेसी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। दुनिया की वेल नॉन यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान स्टडीज़, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म और दीगर अहम चेयर्स पर तैनाती ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आइए इस मसले की संजीदगी जानने के लिए अहम सवालात का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि वजारत तालीम गुज़िश्ता 2 साल से देखा जाए तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी एकेडमिक चेयर्स पर तैनाती ही नहीं कर सकी है। क्या वजह है? इस बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं वो क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल भी है और परेशान कुन भी है। हैरान कुन इस हवाले से कि अब तक मतलब तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि ये सारा मामला जो है वो उलझा हुआ है और अभी तक इन चेयर्स पे मतलब चंद के अलावा बाकी सब चेयर जो हैं वो खाली हैं। और हाल ही में कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा है कि नेपाल ने हमें कहा कि जी हमें इन चेयर की एक जो यहाँ पे एक चेयर है उसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वहाँ से चेयर ख़त्म हो गई। उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस को ऑफिशियली कन्वे भी कर दिया। इस सारे मामले में जो कि फ़ॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वहाँ की एम्बेसी, हाई कमीशन जो होता है वहाँ से उनसे भी रब्ता करना होता है। मतलब वो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको क्या को मौजू उम्मीदवार कोई नहीं मिल रहा, क्या आपके पास कुछ पैसों के मसाइल है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि शायद पैसों के भी मसाइल हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर किसी स्कॉलर को किसी ज़ाहिर है आपने PhD स्कॉलर को रखना होगा, कायद-ए-आज़म चेयर है, अल्लामा इकबाल चेयर है, मिस्र में, चीन में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो एक जो बड़ा चैलेंज है वो ये होता है क्योंकि आपने जब किसी स्कॉलर को वहाँ पर रखना है तो वो चेयर जब होगी तो वहाँ उसकी रिहाइश, उसके खाने पीने का बंदोबस्त, सारा उसकी जो प्रॉपर उसकी जो फंडिंग होती है वो कौन करेगा। और हमारे एंड पे प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि फंडिंग के जो मसाइल हैं, और हमने शायद काफ़ी अर्सा पहले इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। बिल्कुल रियाज, यही बात मैं आपसे करने वाली थी। कुछ अर्सा पहले भी हमने बड़ा डिटेल के साथ इस इशू को उठाया था, इस मुद्दे के हवाले से हमने जिक्र किया था। अगर हमारे नाजरीन को याद हो तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो मुद्दा उठाने के बाद भी हम देखें तो चीन और मिस्र की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ चेयर्स तवील अरसे से खाली पड़ी हुई हैं। तो क्या वजह है, क्यों उसको फिलअप नहीं किया जा रहा? बिल्कुल फरजाना, और ये बड़े हैरानी की बात एक ये है कि अगर हम भारत का मुकाबला करें तो वहाँ पे 300-400 के करीब जो हैं वो चेयर्स हैं और वो ऑलमोस्ट सारी फुल होती हैं। और वो फिल जब होती हैं तो उसमें जी एक आध कभी आगे पीछे जब होता है तो उसमें कमी बेशी हो जाती है। कहीं प्रोफेसर का मसला हो गया, फैमिली का इशू हो गया, वो नहीं आ सके या किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, 100 मसले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब 1 दर्जन के बराबर 14 चेयर्स, कोई इतनी ज़्यादा चेयर्स नहीं है। अगर आप वो मतलब उसमें से 10-11 जो है वो खाली हैं और एक अरसे से खाली हैं, तो एक तरफ आप जो है वो मतलब जहाँ पे दिफा का मामला था, जंग तो हमने जीत ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन तालीमी मामले पे अगर हम भारत से
मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत जो हमारे पास है उसको तो कम कर सकते हैं। और ये हमारी ही फ़ायदा है, हमारे ही जो हीरोज़ हैं उनकी तशहीर हैं। अगर इन जो है वो एकेडमिक चेयर्स की बात की जाए, जो फॉरेन चेयर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि संजीदगी किसी तौर पे इस मामले पे नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस बारे में मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो खुद इस मामले को देख रही है, लेकिन शायद संजीदगी जो है वो नज़र नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह शायद फंडिंग भी है, मैनेजमेंट के इश्यूज भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप होती है वो भी हैं, फॉरेन ऑफिस के साथ जो है वो चीज़ों के मामले में ले दे हो रही होती है। तो लेकिन अगर आप ये करते रहेंगे तो आप कैसे दुनिया में अपना इमेज बेहतर कर सकेंगे, कैसे दुनिया को बताएंगे इकबाल कौन थे, कायद आज़म कौन थे। इस स्टोरी को तकरीबन 1 साल या पौने साल से के बाद करने का मकसद ये है कि अगर हमने साल पहले इस इशू को उठाया था, और ज़ाहिर हमारा बतौर मीडिया सहाफ़ी यही काम होता है कि हम चीज़ों को उठाएं, उस पर फॉलोअप करें। ये नहीं हो पाया, ये कहा गया था ये हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी साल बाद भी अगर नहीं हो पाया तो मतलब 3 साल से ऊपर होने वाले हैं और इस मामले में कुछ भी नहीं है। 1-2 चेयर्स का हाल ही में मेरी कुछ आला जो है वो हुकाम से बात हुई थी वजारत तालीम में, उनका कहना था कि जनाब कुछ चीज़ें फाइनल होने वाली हैं, लेकिन अगेन वो 2 से 3 मुश्किल से चेयर्स थी, लेकिन बाकी का क्या होगा। तो ये एक बड़ा हैरान कन जो है वो मसला है कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिस पर आपके जो नेशनल हीरोज़ हैं, कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, ये आपके नेशनल हीरोज़ होते हैं, उनकी तरवीज, उनकी प्रमोशन पूरी दुनिया में आपके जो फाउंडर्स हैं उनके हवाले से आपने दुनिया को बताना है। तो वो चीन में और मुख्तलिफ जगहों पे वो कैसे उनको पता चलेगा अगर आपकी ये हालत है कि यहाँ पे आपने लोगों को नहीं लगाया और आप मतलब आपको कोई इशू भी नहीं है। तो मेरे लिए अगेन रियाज देखा जाए तो ये चेयर जो हैं ये कल्चरल लिंकेज का जो है वो एक बाइस बनती हैं। हमने चीन मिस्र का जिक्र किया, अगर जर्मनी की भी बात कर लें तो जर्मनी में इलामा इकबाल फेलोशिप और पाकिस्तान चेयर का खाली रहना, आप क्या समझते हैं कि कल्चरल लिंकेज जो है उस पर कितना असर डाल रहा है ये? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें, सिर्फ आप अपने कायद आज़म की या अपने अल्लामा इकबाल की तरवीज नहीं कर रहे, आप बेसिकली मतलब आपके ये हीरोज़ हैं कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। अब अगर किसी जर्मनी में या किसी चीन में कहीं पे अगर किसी सूबे में ये चेयर है और वहाँ पे बैठे हुए डिस्कशन हो रही हैं, तो अगर ये लिखा हुआ है मुबाइसे में, लोग बैठेंगे देखेंगे भाई ये कहाँ के हीरोज़ हैं, ये कौन लोग हैं, ये किस मुल्क से हैं, अच्छा पाकिस्तान से हैं। तो आप पाकिस्तान को जानने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलता है, पाकिस्तान के हीरोज़ के बारे में आपको पता चलता है। तो यह अपने पूरी दुनिया में अपने मुल्क की PR उसके लिए हम देखते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पे बहुत कुछ किया और यहाँ पे लिंकन कॉर्नर बनाए। अब्राहम लिंकन, उनके जो लिंकन थे उनके वन ऑफ द फाउंडर्स जो है वो कंसिडर होते हैं, और वो उनकी लिंकन लाइब्रेरीज पूरे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में कई यूनिवर्सिटियों में है, इस तरह बहावलपुर में, लाहौर में, कराची में लिंकन कॉर्नर जो है बड़ी जो नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं या जो दूसरी आपकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज होती हैं उसमें एक छोटा सा कॉर्नर बनाया जाता है और उनको लिंकन कॉर्नर कहा जाता है। वहाँ पे अमेरिकी तारीख, अमेरिकी हीरोज़ के हवाले से सारा कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ पे बाकायदा तौर पे एम्बेसी के लोग आके वहाँ पे फंक्शंस भी होती हैं, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं अमेरिकी निज़ाम के हवाले से। तो ये आप एक किस्म की जैसा आपने बात की कि ये आप अपने कल्चरल, अपने हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं उसकी प्रमोशन का जो है वो बाइस बनती हैं। लेकिन अगर आपने शट डाउन कर दिया है तो आप समझें कि मतलब आप ठीक है आपके मुल्क के मसाइल हैं, हर मुल्क के मसाइल होते हैं, लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप दिलचस्पी ही नहीं है आपको, आपके अपने मुल्क के बारे में, अपने हीरोज़ के बारे में, अपने तशख़्ख़ुस और तारीख़ के बारे में आपको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। जो ज़ाहिर एक अफसोसनाक अमल है कि आप अपने मुल्क की जो तरवीज है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ना चाहते हैं। ज़्यादा अफसोसनाक बात तो ये है ना कि अमेरिका और बरतानिया बड़े मुल्क कंसीडर होते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है कि कायद आज़म चेयर्स और दीगर चेयर्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी तैनाती में ताख़ीर देखने में आ रही है। तो इस प्रोसेस गैप की क्या वजह है? देखिए इसकी कई वजूहत हैं। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। हम कई जगहों पे जिस तरह हमारा मतलब पूरे मुल्क का मामला है कि हम IMF की, वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे होते हैं, यहाँ भी वही मामलात हैं कि हमारी नज़र है कि कहीं से कोई नज़र करम हो जाए। ये तमाम ममालिक, शायद वो अमेरिका ही, बरतानिया क्यों ना हो, वो ख़ुद से कहें, वो यूनिवर्सिटी कहे जी जनाब इस प्रोफेसर को हम रिहाइश भी देंगे, हम जो इनकी जो बाकी यहाँ पे हैं अकोमोडेशन वगैरह की मामला, उनके दूसरी जो खर्चे वगैरह होते हैं वो सब हम खुद से देंगे। लेकिन वो क्यों करेंगे? उनको क्या लगे कि वो कायद आज़म, अल्लामा इकबाल और इस तरह के दूसरे की तरवीज के हवाले से जो मामलात हैं वो खुद करें। हाँ, को बहुत ही आपके चीज की फिक्र नहीं हो रही है तो फिर उन ममालिक को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो ये टेंशन लें?
बिल्कुल ऐसे ही है। किसी सफ़ीर के या हाई कमिश्नर के अपनी सतह पे ताल्लुकात इतने अच्छे हों कि वहाँ पे वो फॉरेन सर्विस में या वहाँ पे वाइट हाउस में, या हम कह लें कि यहाँ पे इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे वो उनकी PR है, वो किसी को रिक्वेस्ट कह के कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है। अगर और इससे पता चलता है कि आपको भी इस इंटरेस्ट में दिलचस्पी नहीं है कि आप दुनिया को अपना जो है वो बता सकें, तो जब तक आप खुद से दिलचस्पी नहीं लेंगे, यहाँ पे अरबों रुपए दूसरे प्रोजेक्ट्स और चीज़ों पे लग रहे हैं, तो क्या चंद करोड़ डॉलर जो हैं वो यहाँ पे इन चेयर्स के लिए नहीं रखे जा सकते? तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वजारत तालीम को थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा और चीज़ों को, इस केस को बिल्ड करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ये बताना होगा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को ये बताना होगा कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत क्यों है, और क्यों जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल ना किया जाए और इसको जो है वो आगे पहुंचाया जाए। क्योंकि और मेरा ख्याल इन चेयर्स को बढ़ा देना चाहिए। अगर ये 14 है तो 50 और जो है वो 100 तक पहुंचाया जाए। अगर भारत 300-400 तक हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है, कर पा रहे हैं तो हमने कहां से उसकी तादाद बढ़ानी है? बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो यहाँ की जो है वो पड़ी हुई है कि इनका क्या होगा, जो मौजूदा हैं वो दर्जन के करीब हैं, तो हम और की क्या डिमांड करेंगे जी, और होनी चाहिए। तो हम दुनिया में जो है वो अपनी धाक बिठाने की बात करते हैं, हम भारत से आगे चलने की बात करते हैं, हम खित्ते के टाइगर बनने की बात करते हैं, बल्कि एशियन टाइगर बनने की बात करते हैं, और हमारी इतने छोटे से मामले पे हमारी संजीदगी से जाहिर होता है कि हम कितने ज़्यादा इस मामले को देख रहे हैं। और यही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सीरियस चेयर्स के हवाले से भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा रियाज, मुझे ये बताएं कि हमने चीन का जिक्र किया, मिस्र का किया, अमेरिका का किया, बरतानिया का किया, तुर्किया के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रवाबित हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी चेयर्स गैर फाल क्यों हैं? क्या ये सारे ममालिक जहाँ पर ये चेयर्स गैर फाल जो हैं, ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को कहीं ना कहीं मुतासिर नहीं कर रही हैं? बिल्कुल मुतासिर करेंगे। हमारी देखें, ये जब आपके जिस तरह क्रिकेट के मैचेस हो गए या आपके स्पोर्ट्स की टीम्स जाती हैं, आप पूरा कल्चर लेके जाते हैं वहाँ पे, जिस तरह एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। अब आजकल हमारा बांग्लादेश के साथ श्रीलंका के यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, 2 महीने 1.5 महीना गुजार के जाते हैं। पाकिस्तानी साफ़ी अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, मैं कई प्रोग्राम्स पे जा चुका हूँ। तो आपका नुक्ता नज़र किसी मुल्क के हवाले से बदल जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। आप पाकिस्तान का इमेज बहुत से हवालों से ज़ाहिर है बहुत बुरा भी है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो बहुत से हवालों से जाना जाता है। तो अच्छे हवालों से अगर जाना जाएगा तो उसमें क्यों पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा? तो अगर ऐसी जगहों पे सरमायाकार बैठा हुआ है, वहाँ पे वो स्टूडेंट बैठा हुआ है जो मुस्तकबिल का सरमायाकार है, मुस्तकबिल का किसी उस मुल्क का सफ़ीर है, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो सकता है कि अगर ऐसा शख्स वहाँ पे बैठा हुआ है और वो ऐसे लेक्चर्स में बैठता है, पाकिस्तान की अगर ये चीज़ फेल है और वो ऐसी लेक्चर्स का हिस्सा बनता है जहाँ पे पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा और मस्बत तासुर बनता है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो है, बल्कि मतलब अच्छा ही अच्छा है। तो हमारी डिप्लोमेसी, हमारा सॉफ्ट इमेज, हमारी PR, इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन अगर हम इन्हें संजीदगी से लें, और अगर आप ये समझते हैं पैसे का ज़िया है, प्रोफेसर वहाँ पे रहेगा, वो उनके बच्चे वहाँ पे जो है वो अमेरिका में, यूरोप में पढ़ेंगे, हमें इससे क्या फ़ायदा है? तो ये फिर एक लिमिटेड और टनल विजन की निशानदेही तो हो सकती है, लेकिन एक ब्रॉड माइंडेड जो है वो जो विजन की और फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग जो है उसकी नुमाइंदगी हरगिज़ नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि ये फॉरेन ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और वजारत तालीम को मिलकर इस मामले को देखना चाहिए और जल्द अज जल्द इस मामले का हल निकालें। अच्छा, जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। फिल करनी है वो मामला तो एक तरफ, बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि नेपाल की जानिब से ट्रिब्यून यूनिवर्सिटी में चेयर खत्म करने की दरख्वास्त दी गई है। तो ये जो चीज़ है वो पाकिस्तान की रीजनल इंगेजमेंट के ऊपर क्या असर डाल रही है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है, और नेपाल कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि हम समझें कि हमारे उनके साथ कोई ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ को ख़त्म करने का कहा। तो अगेन ये चीज़ बताती है कि हम हमारा जो फॉरेन जो अटैशीज़ हैं या हमारे एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स होते हैं, उनका कितनी गुडविल है उनकी, और कितना चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पे, पब्लिक ओपिनियन को वहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जाता है, किस नज़रिए से
देखा जाता है, पाकिस्तान के बारे में उस मुल्क के लोगों की, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के निज़ाम और रियासत की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक मुल्क ये कहता है कि जनाब, और हमारे इस रीजन का मुल्क है, हम ये नहीं कह सकते कोई ताइवान है या कोई अफ्रीका का कोई मुल्क है, कोई रवांडा है, ऐसा मुल्क है जनाब, वो कहते हैं जी आपके इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं है। इस रीजन का मुल्क है, और अगर वो ये बात करता है तो हमारे लिए ये मेरा ख्याल है कि परेशानी के बायस होना चाहिए, और हमें चाहिए कि बाकायदा तौर पे हम उन्हें रिक्वेस्ट करें कि जनाब आपके लिए ना सिर्फ हम इस अपने टीचर के फंडिंग का बंदोबस्त करेंगे, बल्कि आपके साथ मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हम और भी इक़दाम करेंगे, तो आप इस तरह के इक़दाम ना उठाएँ। लेकिन इससे पता चलता है कि हम जो है तालीमी जो महाज है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे अपने मुल्क की पब्लिसिटी करने के लिए कितने संजीदा हैं, और दूसरे ममालिक हमको किस अंदाज से देख रहे हैं कि वहाँ पे वो ये समझते हैं कि ये वक्त और पैसे का ज़िया है, लिहाजा मेहरबानी करें आप अपने किसी स्कॉलर को। अच्छा रियाज, एक और बड़ी परेशान कुन सी सिचुएशन है, अभी आपने सीरत चेयर्स का भी जिक्र किया है, तो अगर हम मुल्क भर की बात करें तो 9 जामियात हैं जहाँ पर सीरत चेयर्स के लिए 5 मरतबा इश्तिहारात दिए गए हैं, लेकिन 5 बार कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल सका है जिसे मौजूद उम्मीदवार कहा जाए। तो क्या ये हमारे रिसर्च पोटेंशियल की कमजोरी है या फिर कुछ और है? मैं हैरान हो गया जब ये मुझे पता चला कि 5 मरतबा इश्तिहार दिया गया इस मामले में, और हाल ही में 2-3 ऑफिसर से बात हुई हाई एजुकेशन कमीशन के और वजारत तालीम के। 5 मरतबा आप इश्तिहार दे रहे हैं और आपको मौजू अफराद नहीं मिल रहे। हाँ। मतलब आपने यहाँ पे कोई आइंस्टाइन ढूंढना है, आपने यहाँ पे बिल गेट्स को ढूंढना है कि आपको 5 मरतबा इश्तिहार के बावजूद सीरत चेयर्स के लिए कोई नहीं मिल रहा। यानी कि इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे जिस मुल्क की बुनियाद जो है वो इस्लाम के नाम पे रखी गई है, और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो है कोई ऐसा स्कॉलर यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहे। तकरीबन पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब मेरा ख्याल है बड़ी क्या आम भी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स हैं। हमारे इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है पूरी, जो जहाँ पे फ़िक़्ह और दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और पूरी दुनिया से जो है वो इंटरनेशनल स्कॉलर्स आके यहाँ पे पढ़ाते हैं, मिस्र से, सऊदी अरब से, लबनान से, शाम से, और मतलब ये एक यूनिवर्सिटी है। इसी तरह बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और मतलब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उर्दू यूनिवर्सिटी कराची, तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, सीरत के स्कॉलर्स मौजूद हैं, सीरत पे अच्छी खासी रिसर्च होती है। तो मेरे लिए मैं समझने से कासिर हूँ कि 5 मरतबा आप इश्तिहार दे रहे हैं, आपको इस्लामिक स्कॉलर नहीं मिल रहा, या तो आप कोई पता नहीं वो इस वक्त के अल्लामा को ढूंढ रहे हैं, मतलब क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब वली को ढूंढ रहे हैं आप, कि आपको ये नहीं मिल रहा। तो जब मैंने पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी जो वफाकी वजीर हैं प्लानिंग के, एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कुछ इस मामले को वो भी देख रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह किए, और उनके कुछ करीबी लोग हैं, 1-2 फाइनल हुए हैं, कुछ 1-2 लोग भी हैं, तो तकरीबन 3 के करीब जो स्कॉलर्स हैं वो फाइनल होने के करीब हैं, उनकी नोटिफिकेशन होनी है, लेकिन 6 लोगों का अभी तो जिन्हें ये जो 3 का जिक्र आप कर रहे हैं रियाज, ये जो 3 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार हैं, इनका जो इंतखाब किया गया है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया था कि फाइनली उनको 3 जो है उम्मीदवार मिल ही गए? उनका ज़ाहिर सिलेक्शन क्राइटेरिया मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो देख कर रखा जाता है या रखा गया है, जिनमें से एक होती है कि उनकी सीरत पे या इस्लामिक हिस्ट्री पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनकी कितनी रिसर्च है, इस्लाम पे अंडरस्टैंडिंग उनकी कितनी है। और अगर क्योंकि इस चेयर का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आप सीरत चेयर पर मुंतखब हो गए तो बस अल्लाह खैर से अल्लाह, बल्कि आपको ज़ाहिर है आप इसी जो सीरत चेयर पर मुंतखब हो गए हैं, आपको तनख्वाह वो बाकी मुराद तो मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि इसी चीज़ को देखता है, शॉर्ट आंसर चाहिए, लेकिन ये सवाल मुझे आपसे जरूर करना है कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर ये चेयर्स फाल नहीं हो पाती हैं तो पाकिस्तान की एकेडमिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो आलमी सतह पर किस हद तक मुतासिर हो सकती है? शदीद मुतासिर होंगी, और पाकिस्तान चेयर्स अब्रॉड की अगर बात की जाए मुतासिर हो भी रही हैं, और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है पूरी दुनिया में हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हम उस अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। इसी तरह सीरत जो चेयर्स हैं वो पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमें स्कॉलर चाहिए, हमें नहीं मिल रहे, तो हम दुनिया को अपना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारा एक टाइटल है, पूरे पाकिस्तान का नाम है, उसके हवाले से मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इस पे हुकूमत को संजीदगी से बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल हमें देखिए नाज़रीन, बैरून मुल्क पाकिस्तानी एकेडमिक चेयर्स का खाली रह जाना सिर्फ एक इंतजामी मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फिक्री, सकाफती और तालीमी शनाख्त का ये मामला है।
अगर बर वक्त इकदाम ना लिए गए तो हमारे इल्मी राब्तों और आलमी तशख़्ख़ुस को नुकसान भी पहुँच सकता है। उम्मीद है कि मुतल्लिका इदारे इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जल्द ही कोई मौसर फैसले करेंगे। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे फैसलाबाद में सामने आने वाले उस बड़े मालियाती स्कैंडल की जहां कन्वेंस अलाउंस और सोशल सिक्योरिटी मरात की मद में मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। सालाना ऑडिट रिपोर्ट के हैरान कुन इंकशाफात, जायद अदायगियों और रिकवरी ना होने से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल पर आज हम आपके सामने ये पूरी सूरत हाल रखेंगे और सबसे अहम सवालात भी आपके सामने रखेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है शाइस्ता शेख ने। शाइस्ता, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सालाना ऑडिट 2023-24 में जो जायद वसूलियों का इंकशाफ हुआ है उसकी असल नौयत क्या है? जी बिल्कुल फरजाना, ऐसा ही हुआ है और ये सिर्फ फैसलाबाद का स्कैंडल नहीं है। ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ था तो उसमें इस बात का इंकशाफ किया गया कि पंजाब के दिगर इजला है जहां की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने छुट्टियां होने के बावजूद, जिसमें समर वोकेशन शामिल है, विंटर वोकेशन शामिल है, और मुल्की हालात के पेश नज़र जो स्कूलों में 3 से ज़ायद छुट्टियाँ दी जाती हैं तो ऐसे में मुलाजमीन का जो कन्वेंस अलाउंस है वो कटता है। लेकिन इसके बावजूद 3 माह की छुट्टियां भी हुई, विंटर वोकेशंस भी हुई हैं, लेकिन मुलाजमीन को फिर भी अदायगियां की गई हैं कन्वेंस अलाउंस के मद में। और बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगली बात यह है कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अच्छा। जिनमें मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है, जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों की जो एजुकेशन उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं वो भी जो है जायद दी गई हैं। सेहत की सहूलियात के हवाले से भी ज़्यादा जायद उनको अदायगियाँ की गई हैं। तो ये जो है बात इजलास में सामने आई है तो तमाम जो हाईअप्स थे वो तो सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि अगर पंजाब के दिगर इजला की बात है तो फिर तो ये आपको पता है, सिर्फ अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो 2000 से जायद सरकारी स्कूल्स हैं और 2000 से जायद स्कूलों में आप यू कांट इमेजिन कि कितने ज़्यादा फिर मुलाजमीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें कि कन्वेंस अलाउंस कितना है तो जो 1 ग्रेड का कोई मुलाजिम है उसका जो पर मंथ है कन्वेंस अलाउंस का वो 1785 है। और अच्छा। इसी तरह से जैसे ही ग्रेड्स उनके स्केल बढ़ते हैं तो उनके कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा होता जाता है। इसी तरह तवातर के साथ जो 20वीं ग्रेड का मुलाजिम है उसके जो कन्वेंस अलाउंस है वो 5000 है। अच्छा। तो अगर आप देख सकते हैं कि एक मुलाजिम के ही 2 सालों के दौरान अगर इतनी ज़्यादा रकम बन जाती है, छुट्टियों के भी दौरान 3 माह की सिर्फ मौसम गर्मा की ही छुट्टियां होती हैं, तो अगर पंजाब के दिगर इजला की बात है तो कितने बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि करप्शन हुई है और मुल्क के खजाने को कितना बड़ा ये चीज तो कंफर्म हो गई है ना कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने छुट्टियों के दौरान भी अगर देखा जाए तो असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस में कटौती नहीं की है, ठीक है। लेकिन ये जो अलाउंसेस दिए गए हैं, इन जायद अदायगियों का मजमूई मालियाती असर क्या सामने आया है? जी उसका असर फिर यही सामने आया, आपके सामने स्कूलों की अबतर हालत है। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ये फौरन क्यों नहीं घपले का पता चला। अब इतनी ज़्यादा जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, जब उनको अदायगियाँ की गई हैं तो फौरन क्यों ना ऑडिट किया गया, फौरन क्यों ना उनको पूछा गया कि आपको इस मद में इतने पैसे जारी हुए, इतना बजट जारी हुए, वो आखिर बजट लगा कहाँ पे है। तो तब ये जो है हमने देखा है कि सूबाई हुकूमत जो है वो सोई रही है, महकमा तालीम पंजाब, अब वो जो है सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आया ये हो किस तरह से ही गया। अब उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, अब उन्होंने जो है अहकामात पे अहकामात जारी कर रहे हैं कि हमें तमाम तर तफसीलात है वो मरतब की जाए। उसमें 2023 के जो तमाम एक्सपेंडिचर थे वो जो दबी फाइलें हैं वो अब खोली जाएँ, उनका सारा जो है तखमीना लागत लगाया जाए, कितनी चीज़ें किस किस मद में खर्च हुई हैं। इसी तरह 2022 कि ये जो एक्सेस सोशल सिक्योरिटी मराहत दी गई हैं इनको देने की आखिर बुनियादी वजह क्या थी? क्या बेस बना के तो ये मराहत दी गई हैं? क्या इसका कोई कानूनी जवाज वहां पर मौजूद था?
जी, कानूनी जवाब तो था ही नहीं, तभी तो ये इतने बड़े पैमाने पर ये घपले के बाद हमारी जो इंतज़ामिया वो सर पकड़ के बैठी हुई है। सिर्फ ये है कि जो उस टाइम की मुतल्लिका अथॉरिटी थी, जो कि उस टाइम के बंदे थे, स्पेशली जो फाइनेंस के प्रिंसिपल्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हम नवाओं को नवाजने के लिए इस तरह से जो है कि हम कह ले कि खजाने का मुंह खुला है और आपस की जो बंदर बांट है वो शुरू कर देते हैं। तो ये दिगर इजला में इस तरह की हाल हुई है। ये स्पेशल इन्हीं सालों में हुआ है। इसका अगर देखा जाए तो वो बड़ी और भी बुनियादी वजूहात सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा ऑफिसर जो उस दौरानिए में रह चुका हो वो भी साथ में मुलव्वस हो, क्योंकि इस तरह ये बहुत आसानी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद का तो ये इशू है ही नहीं, ये तो दिगर इजला का इशू है। तो किस तरह से मुमकिन हो पाया कि इतना ओपनली इतने बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को जो है वो नवाजा जा रहा है और अपने हम नवाओं को ही नवाजा जा रहा है। चूंकि खुद के सामने आया है, जो है वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। ठीक है, सर पकड़ लिया आपने, लेकिन ये जो अरबों रुपए के नुकसान हुए हैं उसके बावजूद अब तक रिकवरी ना होने की बुनियादी वजह क्या है? वो रिकवरी क्यों नहीं की जा सकी? वो रिकवरी इसीलिए नहीं की जा सकी क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं हुई, चंद एक दिन हुए हैं ये मामला सामने आया है। अब ये भी हदायत की जा रही हैं तमाम मुतल्लिका इजला के CEOs को और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर्स को कि वो जो है तमाम तर तफसीलात हमें मरतब करें और जो तफसीलात उन्होंने देनी है हाईअप्स को उसमें ये भी शामिल करना है कि आया उन्होंने अगर रिकवरी की है तो वो कितनी की है। तो हमारे ज़राए का यही कहना है कि रिकवरी इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई। अब शायद अगले अहकामात यही आए कि को उस हम नवाओं को उस वक्त जब नवाजा गया था तो उनसे अब रिकवरीज भी करवाई जाए। तो 10 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है कि तब तक तमाम तर तफसीलात जो है वो हमें मुहैया की जाए। तो डायरेक्टर ऑफ जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पंजाब के, वो तमाम इजला की जो रिपोर्ट है वो कंपाइल करेंगे और उसके बाद जो है सेक्रेटरी एजुकेशन को वो तमाम तर तफसीलात दी जाएंगी और उसमें ये भी देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग मुलव्विस हैं और तमाम जो है उस टाइम की जो सामने चीज़ें आ रही हैं शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए सज़ा और जज़ा का भी तयन किया जाएगा। तो CEOs को बाकायदा तौर पर ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि 10 दिसंबर तक वो जो है ना सिर्फ उनको तमाम तर तफसीलात वो फराहम करें बल्कि जो तमाम ये मामला है उसकी वो मुकम्मल तौर पर छानबीन भी करें तो और जो अकाउंट्स ऑफिसर है उनको भी लूप में देखा जा रहा है। क्या इसको महज इंतजामी गफलत समझा जा रहा है या इसमें मुनज़्ज़म करप्शन के इशारे भी मिलते हैं? जी बिल्कुल, ये खुलेआम करप्शन है, क्योंकि अगर ये गफलत का मुजाहरा होता तो कोई एक आध केस होना था, लेकिन ये प्रॉपर तौर पर प्लान्ड जो है वो सरकारी खजाने की जो है उसको लूटा गया है और जो हमारी इंतजामिया है उनको भी बेवकूफ़ बनाया गया है ऐसे में, क्योंकि ये सारे जो निचले ऑफिसर्स हैं उन्होंने यकीनन इनका कोई हमनवा होगा जिनके सर पर उन्होंने इतनी बड़े लेवल पर इस तरह का किया है कि छुट्टियां हो गई हैं फिर भी कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है। हर माह इनकी जो है वो कटौतियां होती हैं, स्पेशली मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए जब इनको 3 से ज्यादा छुट्टियां दी जाती हैं तो प्रॉपर उनकी कन्वेंस अलाउंस की कटिंग होती है। और ना सिर्फ कन्वेंस अलाउंस, यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मैटरनिटी स्पेशल केस है वो दिए गए हैं, जो बरात दी गई हैं, जो उन पे मेहरबानियां की गई हैं। क्या उन अफराद का पता चल सका है कि किसने, वो कौन इनके इतने खैर ख्वाह हैं जिन्होंने ये सारी मराहत दी हैं और ये इतनी मेहरबानियां की हैं? देखिए फरजाना, अभी तो हमने देखा है कि स्पेशली फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो दौड़े लगी हुई हैं। अच्छा। हर कोई जो है कोई अपना आप बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है एक्सपोज हो रहा है, तो ऐसे में अभी फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है। ताहम उम्मीद है कि 10 दिसंबर को जो वो रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे तो उसमें मज़ीद भी जो है वो चीज़ें सामने आएंगी कि इसमें जो है एक्चुअल जिम्मेदारी किस किस की है और हर इजला से किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पंजाब के दीगर इजला का ये इशू है, सूबाई लेवल पर ये जो है वो मेगा जो है करप्शन हुई है, जिसकी वजह से अब ये है कि रिपोर्ट्स वगैरह कंपाइल की जा रही हैं और हर कोई अपना दामन जो है वो बचाने की भी कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, वो रिपोर्ट कंपाइल कर देंगे तो वो रिपोर्ट जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की जानिब से पेश की जाएगी उसके हवाले से ये बताइए कि मुस्तकबिल में पॉलिसी इस्लाहात का ये कितना बाइस बन सकती है और कितना इफेक्ट हो सकता है इस रिपोर्ट का?
जी बिल्कुल, ये तो हम देखते हैं कि सज़ा और जज़ा का तयन होने के बावजूद भी हर इदारे में कुछ काली भीड़ें होती हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि जिस बंदे को सज़ा मिल जाती है वो तो उससे जो है वो सबक हासिल कर लेता है, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो देखा-देखी जो कर रहे होते हैं वो फिर बाद में जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ऐसे है कि जो स्पेशली सबसे बड़ी जो छूट मिलती है इनको जब ये कोर्ट की तरफ रजू कर लेते हैं, जब ये कोर्ट की तरफ रजू कर लेते हैं, स्टे ले लिया जाता है कुछ केसेस पर, इनकी मुअत्तली नहीं हो पाती, वो रुकी रहती है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ना, ये समटाइम तो तहकीकात शफाफ होने के मामले में बड़ी कारआमद साबित होती है, लेकिन समटाइम ये डिले जो है वो करप्शन को हवा देने के लिए लॉ को इस्तेमाल करके टेक्निकलिटीज इस्तेमाल की जाती है ना, ये बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाती है। नाज़रीन, फैसलाबाद खबर ने ना एक बार फिर हमारे इंतजामी निजाम की कमजोरियां वाजे करके रख दी हैं। उम्मीद है कि आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट्स ना सिर्फ हकाइक सामने लेके आएंगी बल्कि सरकारी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए मौसर इकदाम भी तजवीज करेंगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे पंजाब में ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ों, स्टाम्प पेपर्स के इजरा से मुतल्लिक नई पाबंदियों, ई रजिस्ट्री सिस्टम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जायदाद से मुतल्लिक नई सहूलियात के हवाले से। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज। सबसे पहले तो ये जो मामला है इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ जान लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि पंजाब में ये जो ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे हैं, कब्ज़ों के जो मसले हैं, उसकी मौजूदा ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर ज़मीनों पर कब्ज़ों के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इन मामलात को टैकल करने के लिए, शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया। आपने अभी देखा कि पंजाब में जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का जो कानून आया, उसके तहत बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। लोगों की जायदाद के जो हक मारे जा रहे थे वो उनको वापस किए जा रहे हैं। इस पर जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो गैर कानूनी कब्ज़े थे इसमें बहनों के हक मारने के बहुत ज़्यादा वाक़यात थे, उनको जो है वो टैकल किया जा रहा है और लोगों को उनका हक जो है वो दिलवाया जा रहा है। उसके अलावा जो पंजाब के जो मुतल्लिका महकमे हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पर बात कर लें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की, तो उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है ताकि लोगों की जायदाद जो है उसको महफूज बनाया जाए। और इसमें आईटी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मद्देनज़र रखा गया है कि जिस तरह दुनिया अब आईटी पे जा रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो पंजाब की जो ज़मीनें हैं वो अभी तक पटवारियों में, वो उन्हीं फ़ाइलों में जो है वो क्यों महफूज हैं, उनको उन फ़ाइलों से, उन बड़े बड़े जो बस्ते बनाए हुए थे पटवारियों से, उनसे निकाल कर अब जो है वो कंप्यूटर में लाया गया है। तो इब्तदाई तौर पर एक बड़ी अहम चीज़ जिस पर हम बात करें तो जो स्टाम्प पेपर है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ के फ्रॉड होते थे शहरियों के साथ, उसको महफूज बनाया गया है। अब वही बंदा स्टाम्प पेपर ले सकता है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड सिम होगी, उसको एक पिन मौसूल होगा, OTP मौसूल होगा, वो OTP सिस्टम में एंटर होगा, तब जो है वो किसी को जायदाद से मुतालिक जो है वो स्टाम्प पेपर मिल सकेगा। ये इब्तदाई तौर पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर यह सियालकोट से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये शुरू किया जा चुका है। इस पर यह कहा जा रहा है कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी होगी उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाएगा कि इसकी ज़मीन जो है ये बिल्कुल क्लियर है, उसकी GIS मैपिंग की जाएगी, सर्वेज किए जाएंगे और उसके बाद एक सर्टिफिकेट उस मालिक को जारी किया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि इस पर कोई गैर कानूनी कब्ज़ा नहीं है, कोई इस पर लिटिगेशन नहीं है और ये ज़मीन जो है ये हर लिहाज से क्लियर है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये चीज़ आ जाती है तो यकीनन बहुत ज़्यादा जो गैर कानूनी कब्ज़े या जायदाद से मुतल्लिक मामलात हैं उनमें शफाफियत आ जाएगी। तो इब्तदाई तौर पर इसको सियालकोट से शुरू किया गया है, उसके साथ साथ इसको साहिवाल, लोधरा और हाफजाबाद तक भी लेके जाया जा रहा है। उसके बाद पूरा पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर हलीमा मुनीर साहिबा से भी राब्ता किया है, एडिशनल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है पब्लिक रिलेशंस की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हलीमा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हलीमा साहिबा, क्या कहेंगी आप हमें कि सिक्योरिटी स्टेप्स लेने जा रही है गवर्नमेंट, तो कब्जाशुदा ज़मीनें वागुजार कराने के बाद शहरियों की मलकियत को महफूज बनाने के लिए हुकूमत कौन कौन से सिक्योरिटी स्टेप्स लेने जा रही है, बताइएगा।
जी, इसमें सबसे पहले तो जो अभी जिक्र किया गया प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत जो केसेस लॉन्च हो रहे हैं उनके लिए एक फिक्स टाइम फ्रेम दिया गया है 90 डेज़ का। और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी बनाई गई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एसडीपीओ, एसी, एडीसीआर और रेलिवेंट ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, जो कि इस तरह के हर डिस्प्यूट का विद इन 90 डेज, वैसे तो टाइम फ्रेम यही है कि विद इन 90 डेज उसका फैसला करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में फैसले हो रहे हैं। और इसकी परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर भी हो रही है। जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे शहरी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं करवा सकता तो मैनुअली भी एप्लीकेशन दी जा सकती है डीसी ऑफिस में, और वो एप्लीकेशन भी फिर डीसी ऑफिस का स्टाफ ऑनलाइन पोर्टल पे ही अपलोड करते हैं। तो थॉरली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको प्रोसेस किया जा रहा है मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ, और कब्जे वागुजार भी कराए जा रहे हैं और शहरियों को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है इस सूरत में। अच्छा, डॉक्टर हलीमा साहिबा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, काफ़ी वर्क किया है उन्होंने इस हवाले से, वो आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। जी नवाज। डॉक्टर हलीमा, ये बताइएगा कि इसमें कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा ऑर्डिनेंस जो है वो मुतारिफ करवाया, लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज हो रहे हैं कि नीचे जो पटवारी या PLRA के सेंटर्स हैं वहाँ से जो रिकॉर्ड आ रहा है ऊपर DC को, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, वो रिकॉर्ड जो है वो शफाफियत पर मबनी नहीं है। इसको कैसे जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है? अच्छा, ये आई बिलीव थोड़ी मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ पटवारी या सेंटर तक ही रिकॉर्ड लिमिटेड है। जो हमारा रिकॉर्ड है PLRA का, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, वो सारा ACs DCs के एक्सेस में भी है। उसको पब्लिक पोर्टल पे भी एक्सेस किया जा सकता है। सिटीजन्स बराए रिकॉर्ड फर्द तो कोई भी हासिल कर सकता है ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैनेज हो रहा है। जो ऑनलाइन मौजे हैं उन सब का सब रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है, और उसको जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बैठती है तो उसको ऑनलाइन भी मुलाहिजा कर सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। एक तो ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ जो फ्रॉड होते थे उनको अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सर्विस फराहम की जा रही हैं, वो किन किन ममालिक में की जा रही हैं, और अगर किसी ओवरसीज़ ने ये सर्विस लेनी है बाहर बैठ के तो वो कैसे ले सकता है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो तो मुतारिफ करा दिया है। उसका पायलट फेज सक्सेसफुली लंदन में लॉन्च भी कर दिया गया है, और इसके लिए सिंपली जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस होगा उस मुतल्लिका कंट्री में, जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट होगी, उधर जाना है, और वहीं पे हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल्स। अराजी रिकॉर्ड सेंटर का हमारा जो सारा रिकॉर्ड होता है, बल्कि PLRA का जो मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, तो वहीं से एक्सेस करके उनको फरदात भी इशू कर सकते हैं और उनको रजिस्ट्रीज तक भी रसाई दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर हलीमा साहिबा, ये जो एक स्टेप लिया गया है कि रजिस्टर्ड सिम्स के बगैर जो है स्टैम्प पेपर को इशू नहीं किया जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो आप समझती हैं कि इससे फ्रॉड प्रिवेंशन में काफ़ी बेहतरी आएगी, या कितना इससे फैसिलिटेट हो सकेंगे हम? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले ये होता था कि अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल CNIC की सिर्फ फोटो कॉपी भी है आपकी, या उसको वैसे ही आपका CNIC नंबर पता है, तो वो जाकर स्टैम्प फरोश को आपका CNIC नंबर देके आपके नाम पे स्टैम्प निकलवा सकता था, स्टैम्प पेपर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्टैम्प के साथ जो रजिस्टर्ड सिम होगी उसके ऊपर OTP जाएगा, और वो OTP जब स्टैम्प फरोश एंटर करेगा सिस्टम में, सिर्फ तभी उस CNIC के अगेंस्ट स्टैम्प पेपर निकल सकता है। ठीक है जी नवाज। अच्छा, ये कुछ लोगों के पास जो है वो सिमें जो बैरून मुमालिक थे वहाँ पर इशू आ रहे थे, तो जो बंदा बाहर बैठा है वो कैसे इससे, उसके लिए कोई ईमेल की सहूलत जो है वो भी मुतारिफ करवाई गई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि ईमेल पे भी OTP भेजा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईमेल उसी शख्स का हो जिसने वो OTP मांगा है, क्योंकि एक दफ़ा वो ईमेल यूज़ हो गया फिर वो CNIC के साथ लिंक्ड हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है उस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी। हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों को फाइल्स दी जाती हैं, वो एक फ़ाइल कई लोगों को जो है वो दे दी जाती है, जिसके बाद PLRA ने ये किया कि वहाँ पर जो है ये किया जाए कि लोग मौका पर भी जो है वो अपनी रजिस्ट्री करवा सके। तो उस हवाले से कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है? अच्छा, ऐसा है कि इसके लिए PLRA ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। कोऑपरेटिव्स की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें तो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ अभी वॉलंटरली इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि इसमें मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी है। अलबत्ता जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाएगा
उसके लिए मुकम्मल तौर पे एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो कि डिजिटली होगा, और एक दफ़ा एक प्लॉट के अगेंस्ट अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो वो दोबारा उस प्लॉट के अगेंस्ट ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा। दूसरा ऐसा है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को सब रजिस्ट्रार की पावर्स भी दे रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। तो उसके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, शहरी उसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में आके अपना सर्टिफिकेट भी ले सकेंगे और साथ ही साथ वहीं बैठ के अपनी रजिस्ट्री भी करवा लेंगे अपने प्लॉट की। अच्छा डॉक्टर हलीमा साहिबा, आपने जिस तरह से कहा कि डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, तो ये ई रजिस्ट्री सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर को किस तरह से डिजिटलाइज करता है? अच्छा, ई रजिस्ट्रेशन तो पूरे पंजाब में जनवरी 2024 से मैंडेटरी है और कोई मैनुअल रजिस्ट्री अब नहीं हो रही। पूरा का पूरा सिस्टम ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है। अलबत्ता जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो वॉलंटरीली इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हैं और उनकी बाकायदा तौर पे एक फहरिस्त हमारी वेबसाइट पे भी शो की जाएगी। जैसे जैसे और सोसाइटीज़ ऑन बोर्ड होंगी वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगी, उनका भी हमारे वेबसाइट पे शो किया जाएगा ताकि शहरियों को पता हो कि कौन सी सोसाइटीज़ ने ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है और फिर शहरी उसी सोसाइटी में अपना प्लॉट लेने को तरजीह देंगे। जदीद तकनीकी निज़ामों से शहरियों की सहूलत और शफाफियत में इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इक़दाम मज़ीद मौसर साबित होंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।